नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे दोस्तों। तो इसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो आइए साथियों, हम प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आप सभी साथियों से उम्मीद रहेगी कि आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न शुरुआत करेंगे कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्य स्वर और विव्रत स्वर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि जब हम हिंदी स्वरों को वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर विव्रत स्वर नहीं आएगा। विव्रत स्वर जीभ के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्चस्वर। विव्रत स्वर वे स्वर है जिनका उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो विव्रत और समृत होता है वह उच्चारण में जो मुख का द्वार है उसके ऊपर जो है उसका विन्यास किया गया है, यानी कि वर्गीकरण किया गया है। जबकि जीभ के भाग के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए तो दोस्तों इसमें अग्रस्वर, मध्य स्वर और जो है वह पश्चस्वर आते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर जो है 4 प्रकार के होते हैं: विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसमृत और समृत स्वर। तो आप इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे कि जीभ के भाग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चस्वर, और मुख के खुलने के आधार पर विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसमृत और समृत स्वर जो है वह होते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह क्या है। तो दोस्तों अल्प विराम का मतलब होता है कॉमा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि जो कॉमा का साइन होता है दोस्तों वह जो है अल्प विराम के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, मोटा और नीला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि संज्ञा शब्द दोस्तों इसमें कौन है? गंगा है। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और दोस्तों संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों से मैं यह चाहूँगा कि आप जो है एक साथ में कॉपी पेन भी आप लेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे, वहाँ पर आप की पॉइंट्स को लिखते हुए चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर संज्ञा जो है 5 प्रकार का होता है। पहला भेद जो होता है दोस्तों व्यक्तिवाचक, जैसे राम, गंगा, पटना, मुंबई आदि। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि। और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों झुंड, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार आदि। और जो संज्ञा का 5वां भेद है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, उसमें मिठास, बुढ़ापा, नारीत्व, भोलापन, दया आदि जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। 4 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों कि इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? हम, कोई, तू और मैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प सी, यानी कि इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि कोई। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में कोई जो है सर्वनामिक दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कोई जो है सर्वनामिक दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परसर्ग है। बाकी मैं और हम उत्तम पुरुष तथा तू मध्यम पुरुष सर्वनाम है। 5वां प्रश्न देखेंगे कि इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3 और राम, लक्ष्मण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि राम और लक्ष्मण जो है यह युग्म शब्द युग्म विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दोस्तों बताना है कि किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है और सिपाही बहुत कम सोता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि सिपाही चोर को पकड़ता है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है।
यहाँ पर दोस्तों सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर उसका जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। जैसे श्याम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम करता है और खाने के साथ उसका कर्त रूप से संबंध है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सिपाही चोर को पकड़ता है, तो यहाँ पर जो है चोर पर जो है क्रिया का फल पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, और परिमाणवाचक वाक्य में परिमाण अंशतः शब्द से बोध होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अंशतः शब्द है इससे जो है परिमाण का बोध हो रहा है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, योजना, संबल और भिक्षा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि संबल जो है यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बाकी यामा, योजना और भिक्षा यह सभी जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के लड़कों को मार रहे हैं, लड़कों ने लड़कों को मारा, लड़के ने लड़के को मारा और लड़के लड़के को मार रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि लड़के ने लड़के को मारा। इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे दोस्तों कि बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत और अपूर्ण वर्तमान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि बांसुरी बज रही थी यह जो है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। बांसुरी बज रही थी यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। जिस क्रिया से अज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु वक्ता को क्रिया की समाप्ति का बोध नहीं हो पा रहा था, ऐसी क्रियाएं अपूर्ण भूतकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सुरेश गाना गा रहा था, राधिका नाच रही थी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि वहाँ पर जो है भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम 12 देखेंगे यहाँ पर कि ने जो है किस कारक का चिन्ह है? दोस्तों कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि ने जो विभक्ति है वह कर्ता कारक के साथ प्रयोग की जाती है। अब दोस्तों जो है कारक के अन्य विभक्तियों को भी हम यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कर्ता के साथ विभक्ति जिसको हम परसर्ग भी कहते हैं, तो यह चिन्ह जो है वह ने, कर्म के साथ को, करण के साथ से के द्वारा, संप्रदान का को के लिए और अपादान का से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री, अधिकरण का में पर और संबोधन का हे अरे ओ और हाय जो है विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो दोस्तों इष्टिका, कुपुत्र, उलूक, अमीय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प सी यानी कि अमीय जो है यह तद्भव शब्द है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अमीय तद्भव शब्द है, इष्टिका, कुपुत्र, उलूक तत्सम शब्द है। अमीय का तत्सम दोस्तों क्या होता है? अमृत होता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि अमीय जो है तद्भव है और अमृत जो है यह तत्सम शब्द है। और जबकि बाकी तीनों के तद्भव क्रमशः ईट का दोस्तों ईट जो है तद्भव है और इसका तत्सम इष्टिका होता है। कुपुत्र दोस्तों यह जो है तत्सम है कपूत का, और उल्लू का तत्सम रूप दोस्तों उलूक होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 14 दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दुराशा में हमें दोस्तों बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि यहाँ पर दुर उपसर्ग लगा है।
अब दोस्तों दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। सुनार में दोस्तों प्रत्यय बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रत्यय जो है मूल धातुओं के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प ए यानी कि सुनार में दोस्तों आर प्रत्यय लगा हुआ है। इनमें से विलोम शब्दों का संयुग्म है दोस्तों आकुंचन का प्रसारण, अल्पज्ञ का अवज्ञ, सन्मुख का उन्मुख और स्थावर का चंचल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि आकुंचन का यहाँ पर प्रसारण विलोम शब्दों का सही युग्म है यहाँ पर। बाकी दोस्तों अगर हम सन्मुख का देखें तो विमुख होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है और दोस्तों अस्थावर का जंगम होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे कई बार पूछा जाता है अस्थावर का जंगम। यह सुनने को भी कम मिलता है दोस्तों हिंदी में। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ता है। तो अस्थावर का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों यह जंगम होता है। अब प्रश्न नंबर 17 हम देखेंगे कि व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा। अव्यक्त, अव्यापक, अव्याप्त और अव्याप्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प सी यानी कि व्याप्त शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों, अव्याप्त होगा। बाकी दोस्तों अगर इहा का विलोम देखा जाए तो अनिहा होता है, अपेक्षा का उपेक्षा, इष्ट का अनिष्ट और उद्धत का विनीत होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि निम्न में से पक्षी शब्द का दोस्तों पर्यायवाची नहीं है। विहंग, गाछ, खग और शकुंत। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बता चुका है, हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि जिस भी प्रश्न में अगर नकारात्मक चीज़ें पूछी जाए तो अगर आप ऑफलाइन पेपर देते हैं तो आप जो है प्रश्न में आप उसको मार्क जरूर करें, एक गोला बना लें तो आपको उत्तर देने में आसानी रहती है। कई बार क्या होता है कि आप जल्दीबाजी में जो है कि आते हुए प्रश्नों का गलत उत्तर देकर चले आते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी रहती है। तो यहाँ पर पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है विहंग, गाछ, खग और शकुंत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि गाछ जो है यह पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी पक्षी के पर्यायवाची शब्द दोस्तों पतंग, पक्षी, खग, विहंग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, शकुंत, अंडज, खेचर आदि हैं, जबकि गाद्य जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। गाछ के पर्यायवाची दोस्तों द्रुम, वृक्ष, पेड़, पादप, बिटप और तरु होता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि दुर्जन का पर्यायवाची शब्द है शठ, कपटी, कंजूस, दरिद्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि दुर्जन का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह क्या होता है, कंजूस होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 अब देखेंगे कि दुर्जन का पर्यायवाची शब्द है शठ, कपटी, कंजूस और दरिद्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का में थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में गलत लिखा है, तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शठ, कपटी यह सब दुर्जन के पर्यायवाची शब्द ही होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यह जो कंजूस शब्द है यह दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी दुर्जन का पर्यायवाची दोस्तों शठ, कपटी, खल, दुष्ट आदि जो है वह होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है। पानी, जीत, जंगल और वाटिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही अर्थ है वह विकल्प सी यानी कि जीत जो है वह वन शब्द का अर्थ नहीं है। वन का अर्थ जीत शब्द नहीं है, जबकि जंगल, वाटिका, पानी इसके अभिन्न अर्थ होते हैं। निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है दोस्तों। तो यहाँ पर बताना है कि आदि का अर्थ क्या है। मानसिक कष्ट, पागलपन, आधार, अधकपारी जैसे रोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि मानसिक कष्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों, आदि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि जिसको वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। नकल करने योग्य अनुकरणीय, जो इस लोक में संभव न हो, अलौकिक, और जिसका निवारण न हो सकता हो दोस्तों उसको अनिवार्य कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दोपहर के बाद का समय। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए दोस्तों। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और विहान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अपराह्न कहा जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पर दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर का समय मध्याह्न जो है वह कहा जाता है, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र धन अलय, मरण धन आसन्न, वीर धन अंगना और यथा धन आर्थ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि वीर धन अंगना जो है यह सही संधि विच्छेद है। वीर धन अंगना वीरांगना सही संधि विच्छेद है और यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और दोस्तों अन्य जो है विकल्पों का शुद्ध संधि विच्छेद इस प्रकार होगा कि पत्र धनालय की जगह अगर हम आलय कर दें तो पत्रालय दीर्घ स्वर संधि, मरण धन आसन्न कर दें दोस्तों आसन्न की जगह तो यह मरणासन दीर्घ स्वर संधि, और यथा धन अर्थ कर दें तो यह जो है यथार्थ, और यह भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 की यथारुचि में कौन सा समास है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों प्रैक्टिस सेट करना इसलिए आपको जरूरी होता है कि आप एक ही तरह के प्रश्नों को कई बार देखते हैं तो आपसे एग्जाम हॉल में प्रश्न के गलत होने की संभावना कई जो है बहुत कम हो जाती है। जैसे आपने देखा कि यथाशक्ति, आजीवन, आमरण, भरपेट, यथारूप, प्रतिदिन, यहाँ पर सभी जगह अव्ययी भाव समास होता है। तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट में इस तरह के प्रश्न जो है करवाए जाते हैं तो आप जो है आसानी से इन प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को प्लीज़ शुरू से अंत तक देखा कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है और यहाँ पर मैं आपके लिए दिन रात जो है मेहनत करके अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों एग्जाम फर्स्ट चैनल का पूरा ध्येय रहता है, पूरा टारगेट यही है कि दोस्तों आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करवाया जाए। और दोस्तों आप विश्वास मानिए, जब आप इतने सारे प्रश्नों का रिवीजन करके एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपने जो भी टाइम एग्जाम फर्स्ट चैनल पर व्यतीत किया है वो आपके लिए कितना लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि तुम रात को कहानी सुनाई, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तुम रात को कहानी सुनाई, तुम रात को कहानी सुनाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि यहाँ पर तुम जो है यह भाग गलत है। अब क्यों गलत है दोस्तों? तुम रात को कहानी सुनाई वाक्य में तुम वाले भाग में त्रुटि है। यहाँ तुम के स्थान पर तुमने का प्रयोग उचित होगा। इस प्रकार शुद्ध वाक्य होगा कि तुमने रात को कहानी सुनाई। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे दोस्तों कि अस्थायी भावों की संख्या मानी गई है, कितनी मानी गई है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि अस्थायी भावों की कुल संख्या दोस्तों 9 मानी गई है। अस्थायी भावों का अर्थ प्रधान भाव है जो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की अवस्था तक पहुँचता है। काव्य या नाटक में एक अस्थायी भाव शुरू से अंत तक होता है। अस्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। ये अस्थायी भाव रस के आधार हैं। भरत मुनि अस्थायी भावों की संख्या 8 मानते हैं। पहला रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। परंतु आचार्य उद्भट ने निर्वेद को भी अस्थायी भाव का एक प्रकार माना है। इस प्रकार अस्थायी भाव की संख्या कुल दोस्तों 9 है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है तो कौन सा छंद कहा जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि उसको क्या कहा जाएगा? रोला कहा जाएगा। कंकन, कंकिनी, नुपुर, धुनि, सुनि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि कवि बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। आँख का अंधा नाम नयन, सुख, आँख का अंधा, गांठ के पूरे, अंधों में काना राजा और अपना हाथ जगन्नाथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि आँख का अंधा नाम जो है नयन सुख यानी कि गुण के विपरीत यह नाम रखा गया है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है दोस्तों? गारसा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गियर्सन और श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक गारसा दत्तासी को माना जाता है।
हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास गारसा द तासी ने किया और यह जो है फ्रांस के विद्वान थे, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया। इनकी पुस्तक इस्तेवार दो ला लिटरेचर एंदेई ए हिंदुस्तानी है। अब दोस्तों आगे के जो प्रश्न है यह इस गद्यांश पर आधारित हैं। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप जो है इस PDF को डाउनलोड करके और इस प्रश्नों का आप जो है आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद का जीवन का लक्ष्य था, क्या था दोस्तों? तो इस प्रकार प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मानव निर्माण जो है स्वामी विवेकानंद का जीवन का लक्ष्य था, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे कि व्यक्तियों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? परिवार, समाज, समुदाय और राष्ट्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि व्यक्तियों के समूह को राष्ट्र कहा जाता है। विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि सशक्त एवं स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। कौन? विवेकानंद जी। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 37 देखेंगे कि विवेकानंद जी ने मानव निर्माण के लिए क्या किया? वर्ग विशेष को चुना, जाति विशेष को चुना, समस्त समाज को चुना, धर्म विशेष को चुना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि समस्त समाज को चुना। तो दोस्तों इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 14 के सभी 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो आप सभी साथी जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि वह जो वीडियो को पूरा शुरुआत से अंत तक देखें, तभी जो है आपको दोस्तों लाभ होगा। और इस तरह से हम 50 प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 2 से 2,500 प्रश्नों को हम यहाँ पर हिंदी में और इसी तरह GS में इतने सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों आप एक बार सोचिए कि अगर आप 2 से 2,500 प्रश्नों को जल्दी से जल्दी आप अगर रिवीजन कर पाते हैं, अपने सामने से गुजार पाते हैं, तो आपके लिए कितना लाभकारी सिद्ध होगा दोस्तों। एग्जाम फर्स्ट चैनल का टारगेट ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को व्याख्या के माध्यम से हल करवाया जाए। तो जो भी साथियों को मेरा यह प्रयास पसंद आता है वह सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं।